हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स। आज का जो टॉपिक है वो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल में स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। और 2 वीडियो में पॉलिटी का मैं पहले बना चुका हूँ, संविधान का स्रोत, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वो इसी प्लेलिस्ट में है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, उसके बारे में मैं बात कर लिया हूँ, ठीक है। अब एक तीसरा वीडियो जो है ये संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए कि पूरी पॉलिटी आर्टिकल पे ही डिपेंड है। अगर आपने आर्टिकल कंप्लीट कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो समझ लीजिए आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो गई, ठीक है। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, पहला इस बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 1 की बात करते हैं। आर्टिकल 1 जो होता है, भारत अर्थात इंडिया ये राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया जो होता है ये राज्यों का संघ होता है। भारत कहो या भारत को इंडिया कहते हैं, भारत या अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों को मिलाकर के बनेगा, ठीक है। राज्यों का एक संघ होगा, ये भाग 1 की बात होती है, ठीक, भाग 1। और एक चीज़ आप समझ लें, भाग 1 होता है तो भाग पूछेगा, भाग जो होता है भाग 1 में जो होता है वो आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। 1 से 4 तक भाग 1 में होता है, 1 से 4 तक भाग 1 में होता है। ये जो है ना, तो भाग 1 का भाग पार्ट 1, पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट 1 में ये है, पार्ट 1 में जो होता है आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 आता है, ठीक। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, पहली बात, पहला आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो अब बोलोगे सीधे आर्टिकल 1 के अंतर्गत आता है, ठीक। और दूसरा आर्टिकल 2 जो कहता है, आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश करा सकते हो या नए राज्यों को स्थापित करा सकते हो, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, भारतीय संघ में किसी बाहरी राज्य क्षेत्र को मिलाया जाता है, ठीक है। मतलब भारतीय संघ में किसी बाहरी राज्य क्षेत्र को मिलाया जाता है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून जो भी होते हैं उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। प्रवेश या स्थापना होता है, ठीक है। और नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, इसके तहत क्या होता, ये आर्टिकल 2 था कि नए राज्यों का प्रवेश कराना है या स्थापित करना है, स्थापना करना है, तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत होगा। सीधे क्वेश्चन बनेगा कि नए राज्यों का प्रवेश किस आर्टिकल के तहत होता है, नए राज्यों, सीधे आएगा क्वेश्चन, ऐसे डिक्टो, और कुछ घुमा फिरा के नहीं आएगा। नए राज्यों का प्रवेश होता है आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है, ठीक। आर्टिकल 3 जो कहता है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, जैसे हाँ, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण मतलब इंडिया के, भारत के अंतर्गत हम नए राज्य का निर्माण करते हैं। जैसे होता है ना कि उत्तर प्रदेश में यूपी से जो टूट करके उत्तराखंड बना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जो हैदराबाद बना है, ठीक है, ठीक है। तो वो सब इन्हीं के तहत होता है, राज्य, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण आर्टिकल 3। सीधे कुछ नहीं, डिक्टो क्वेश्चन आता है कि नए राज्यों का निर्माण किस आर्टिकल के तहत आता है, बस आर्टिकल 3 के तहत आता है, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश होता है वो आर्टिकल 2 के तहत आता है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, आर्टिकल 1 के तहत आता है, ठीक है। बस ऐसे समझना आपको। और आर्टिकल 4 जो होता है 2-3 के तहत बना कानून संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं समझे। जैसे होता क्या, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, अगर नए राज्यों का प्रवेश कर रहे हो, नए राज्यों का निर्माण कर रहे हो, तो इन दोनों के तहत जो भी नियम कानून होगा इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। वो आर्टिकल 4 में कहा गया कि 2 और 3 के तहत बना जो भी नियम कानून होगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 5 आता है। आर्टिकल 5 से 11 जो होता है, 5 से 11, ये भाग 2 आता है। भाग 2 जो होता है वो नागरिकता से संबंधित होता है, अब लिख लेना, भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। भाग 2 जो है ये नागरिकता है, क्या है, भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। यहाँ जो भाग 2 है, यहाँ लिख देता हूँ, भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता, ठीक है। भाग 2 जो होता है वो नागरिकता से संबंधित होता है, नागरिकता। भाग 2 में जो आता है आर्टिकल 5 से 11 तक आता है, क्या आता है, आर्टिकल 5 से 11, 5 से 11, 5 से 11 तक आर्टिकल 2 में आता है, ठीक है। अभी आपको फिर से बता देता हूँ भाई, अब इसमें लिपाप होती ज़्यादा होगी, इसको इरेज कर देते हैं तब बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भाग 1, सॉरी
मैंने बताया आपको भाग 1। भाग 1 में जो आता है ये आर्टिकल जो होता है आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक होता है। 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल भाग 1 में आता है। आर्टिकल 1 से 4 तक लेकर के भाग 1 में आता है, ठीक है, भाग 1 में आता है। तो भाग 1 जो होता है भाग 1 में आर्टिकल 1 जो होता है, अभी पीछे बताया मैं, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 के तहत आता है। आर्टिकल 2 में हमने बताया आपको, आर्टिकल 2 में बताया कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना बताया। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य को हम प्रवेश कर सकते हैं इंडिया के भारतीय क्षेत्र में, भारतीय संघ में, और या तो स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 जो होता है, आर्टिकल 3 हमने बताया आपको कि नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, नए राज्यों को तोड़ करके हम निर्माण कर सकते हैं। ये आर्टिकल 3 के तहत आता है, ठीक, 3 के तहत आता है। ये आ गया आपका 3। और 4 में हमने बताया था, 4 में बताया था 2 और 3 के तहत जो कुछ भी नियम कानून बनाया जाएगा उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये आर्टिकल 4 बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 4 देखिए इधर मैं आपको बात करता हूँ अभी, देखिए इधर बताया था ना, ये भाग 1 बता दिया। भाग 1 आर्टिकल 1 2 3 4 यहाँ तक तो होता है, वो पार्ट 1 है, ठीक है। भाग 1 है, भाग 1 है। तो पहले बता दिया भारत तथा इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, नए राज्यों का प्रवेश होगा, आर्टिकल 2। तीसरा जो होता है नए राज्यों का निर्माण होगा, ठीक है। चौथा जो होता है 2 और 3 के तहत बना जो कानून होगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वो 4 की बात है, आर्टिकल 4। अब आता है भाग 2, ठीक है। इसी में आता है आपका भाग 2, हमने बताया था भाग 2, ठीक। भाग 2 बताया था। भाग 2 जो होता है नागरिकता से संबंधित, किससे? नागरिकता, नागरिकता। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। बोलेगा संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित। भाग 1 जो होता है वही बताता है, भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र होता है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। नहीं बताएगा पीछे यार, उसको नहीं बताया ना, ये जो था ना, ये इस पर इरेज कर लो, थोड़ा सा इरेज करके यहाँ समझ लो। भाग 1 जो होता है ना, भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक आता है, ठीक, 1 से 4 तक आता है। और ये भाग 1 जो होता है वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, क्या? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, क्या आता है? राज्य क्षेत्र, ठीक है, इससे संबंधित होता है भाग 1, ठीक है। अब भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 बताया कि भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित होता है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित होता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाग 2 का। भाग 2 जो होगा वो बताया ना इधर, भाग 2 कहाँ से स्टार्ट है? भाग 2 नागरिकता संबंधित है, और ये जो होता है 5 से आर्टिकल 5 से 11 तक होता है, 5 से 11 भाग 2 होता है, ठीक है। आर्टिकल 5 से 11 तक भाग 2 होता है, ठीक है, इस बात को समझो। देखो ये जो होता है यहाँ 5 नहीं, 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दिया मैं, ठीक है। 5 से जो 11 तक होता है ये पार्ट 2 होता है, क्या? भाग 2। हमने बताया सीधे कि भाग 1 जो होता है, भाग 1 बताया कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, आर्टिकल 1 से 4 तक आता है भाग 1 में, ठीक, ये बताया आपको। फिर भाग 2 में बताया, भाग 2 नागरिकता से संबंधित होता है, ठीक है, नागरिकता से संबंधित होता है, जिसमें 5 से लेकर के 11 तक आते हैं। भाग 2 में 5 से 11 तक पीछे बता दिया, जो 5 इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं छोड़ा हूँ, 6 से बता रहा हूँ। तो आर्टिकल 6 जो है, आर्टिकल 6 जो होता है पाकिस्तान से आए लोगों के बारे में प्रावधान है, ठीक है। पाकिस्तान से जो भी लोग आए इंडिया में उनके बारे में, उनसे रिलेटेड प्रावधान है। तो सीधे पूछेगा पाकिस्तान से आए लोगों के बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत होता है, ठीक है, आर्टिकल 6 के तहत होता है, ठीक है। आर्टिकल 8 जो होता है, ठीक है, आर्टिकल 8 जो होता है, आर्टिकल 8 नागरिकता का तेजन, ठीक है, नागरिकता का तेजन होता है। नागरिकता का तेजन का मतलब होता है जैसे आप इंडियन हो तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त है, ठीक है, तो भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो आप अपने स्वेच्छानुसार चाहे तो भारत की नागरिकता आप त्याग सकते हैं, लेकिन भारत की नागरिकता वही त्याग सकता है जो किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, ठीक है, वही त्याग सकता है, और वो बालिग होना चाहिए, ठीक है, बालिग हो। जैसे बालिग का मतलब वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, ताकि वो ये डिसीजन ले सकते हैं कि ले सके कि हाँ भारत की जो नागरिकता को हम त्याग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नागरिकता का तेजन, नागरिकता का तेजन सीधे बताया कि नागरिकता का तेजन तभी आप कर सकते हो जब आप बालिग हो, और आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो तभी आप भारत देश की नागरिकता त्याग सकते हो, ठीक है, त्याग सकते हो, तभी आप तेजन कर सकते हो, ठीक है।
ये नागरिकता का त्यजन ये आर्टिकल 8 कहता है। आर्टिकल 8 यह कहता है आप अपनी स्वेच्छा अनुसार भारत की नागरिकता त्याग सकते हैं, लेकिन आप त्याग तभी सकते हैं जब आप बालिग हों, 18 साल से ऊपर हों, ठीक है। मतलब नियम कानून आप जानने समझने योग्य हैं, ठीक है। और अब दूसरे देश की नागरिकता जब प्राप्त कर लिए हैं तभी आप त्याग सकते हैं, ठीक है। वो आर्टिकल 8 के तहत आता है। आर्टिकल 9 में प्रावधान है कि यदि आप किसी दूसरे देश की आप अगर नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, आर्टिकल 9 ये कहता है कि यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी जो भारत की नागरिकता है ना वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। किसी एक ही देश के नागरिक होंगे, ठीक है। समझ में आया? हमने सीधे बताया, भाग 2 में बताया। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, जिसमें 5 से स्टार्ट होता है, तो 5 आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, इसको वजह से इसको स्किप किया हूँ। आर्टिकल 6 जो होता है, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से आए लोगों के बारे में प्रावधान है। सीधे क्वेश्चन बनेगा, पाकिस्तान से आए लोगों के बारे में प्रावधान, आर्टिकल 6। नागरिकता का त्यजन होता है, आर्टिकल 8 होता है। त्यजन का मतलब यहाँ नोट कर लेना ब्रैकेट में, नागरिकता के त्यजन में कि नागरिकता के त्यजन में आप स्वेच्छानुसार अपने देश की नागरिकता त्याग सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप बालिग होने चाहिए, नियम कानून को समझने योग्य होने चाहिए आप, ठीक है, कि आप समझ सकते हो और आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लिए हो, तभी आप स्वेच्छा से त्याग सकते हो। आर्टिकल 9 कहता है, सॉरी आर्टिकल 8 कहता है। आर्टिकल 9 कहता है कि यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी जो भारत की नागरिकता है ना वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ये आर्टिकल 9 कहता है, ठीक। और नागरिकता से वंचित किया जाना, आर्टिकल 10 जो कहता है वो नागरिकता से वंचित किया जाना। यदि नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा, कब? जब आप देश के खिलाफ रहोगे, जब कोई युद्ध हो रहा है, युद्ध में आप शत्रु देश का साथ दे रहे हो, तो आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यह देश के खिलाफ आप कोई काम करोगे तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, ये आर्टिकल 10 बोलता है, ठीक है। सीधे बोलेगा नागरिकता से आपको वंचित किया जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 10। आर्टिकल 9, यदि आप किसी विदेश देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, आर्टिकल किसके? 9 के तहत आता है। नागरिकता का त्यजन, यदि आप बालिग हैं और आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है, सॉरी, आप अगर आप बालिग हैं तो आप अपने देश की नागरिकता त्याग सकते हैं, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 8 के तहत आता है। समझ में आ गया? ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। 11 तक हो गया आपको, भाग 1 भाग 2, ठीक है। अब आता है अब आता है भाग 3। क्या आता है? भाग 3। अब यहाँ देखते हो, इसको हम लिखते हैं भाग 3। क्या आता है? भाग 3। भाग 3 जो होता है ये मूल अधिकार से संबंधित है। क्या? फंडामेंटल राइट, क्या बोलते हैं? मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है। फंडामेंटल राइट मूल अधिकार से संबंधित होता है, भाग 3। और भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, और ये जो होता है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक होता है। क्या? 12 से लेकर के 35 तक होता है, 35 तक ये भाग 3 होता है। भाग 3 जो होता है मूल अधिकार से संबंधित होता है, ठीक। फंडामेंटल राइट इसको बोलते हैं, FR बोलते हैं। FR का मतलब फंडामेंटल राइट होता है, ठीक। फंडामेंटल राइट होता है जो आर्टिकल 12 से 35 तक होता है, रिलेटेड होता है, ठीक है। हमने बताया भाग 1 जो होता है आर्टिकल 1 से 4 तक होता है, जो राज्य और उसके संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित होता है, ठीक। भाग 2 बताया नागरिकता से संबंधित होता है, जो 5 से लेकर के 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक भाग 2 आता है, ठीक। भाग 3 बताया कि 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 होता है, जो मूल अधिकार से संबंधित होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मूल अधिकार से। अब देखिए मूल अधिकारों का वर्गीकरण होता है। मूल अधिकारों का वर्गीकरण हमने बताया था कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आपका जो होता है ये फंडामेंटल राइट होता है। क्या होता है? ये इसको FR बोलते हैं, FR फंडामेंटल राइट होता है, ठीक। समझ में आया? अब मूल अधिकारों का वर्गीकरण। अब एक क्वेश्चन और बोलता है कि पहले मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन ये आता है, इधर देख लेते हैं। ये आता है, पहले ये क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी। मूल अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, 7।
मूल अधिकारों की संख्या क्या थी? 7 थी। जो 7वां मूल अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार होता है। जो सॉरी यार, संपत्ति का अधिकार कहाँ गया? ठीक है, संपत्ति का अधिकार। भाग 7 जो था वो संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? आर्टिकल, उसको संपत्ति का जो अधिकार था, आर्टिकल जो 31 था ना, आर्टिकल 31 जो था, जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसको आर्टिकल 31 जो था संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा करके संपत्ति का अधिकार हो गया ना, संपत्ति, उसको हटा करके आर्टिकल 300 क में रखा गया। क्या? 300 क में रखा गया है, जो अब विधिक अधिकार हो गया। क्या? विधिक अधिकार हो गया। ठीक, बात समझते हैं, विधिक अधिकार हो गया। ठीक है, देखिए पहला क्या था? मूल अधिकारों का वर्गीकरण। पहला मूल अधिकार जो था समता का अधिकार। समता का मतलब समान अधिकार होगा, सबके लिए समान अधिकार पहला होगा। तो वो आर्टिकल 18 से लेकर के 14 से लेकर के 18 तक जो था वो समता का अधिकार। अभी 12-13 में छोड़ा हूँ, 12-13 छोड़ा हूँ। ठीक, 12-13 भी मूल अधिकार में है। ठीक है, लेकिन मूल अधिकारों का जो वर्गीकरण किया गया था वो पहले 7 में किया गया था। पहले 7 में किया गया था। इसको नोट कर लेना कि मूल अधिकार पहले 7 प्रकार के थे, अब जो है कि 6 प्रकार के। ठीक है, 6 प्रकार के। 7वां जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसको हटा करके अब विधिक अधिकार बना दिया गया है, और 300 क में उसको रखा गया है, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, ठीक है। अब देखो, समता का अधिकार था। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक समता का अधिकार होता है। ठीक, फिर दूसरा जो होता है स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। शोषण आपका कोई कर रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार 23-24 होगा। ठीक है, 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो अधिकार है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। ठीक, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो होता है आर्टिकल 29 और 30 जो होता है इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार 35। और यही जो 7वां था आर्टिकल 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा करके, अब हटा करके उसको हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, समझ में आया? समझ में आ गया? आपको कुछ नहीं करना है। मूल अधिकारों का वर्गीकरण, पहला समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है? मूल अधिकारों के वर्गीकरण, मतलब भाग है, इतने प्रकार के होते हैं। तो समता का अधिकार 14 से 18 तक आता है। फिर 19 से 22 तक जो था स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 जो था शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 जो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, 29-30 जो था संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार होता है, आर्टिकल 32 जो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। ठीक, समझ में आ गया इतना? एक हमने बता दिया 7वां जो है संपत्ति का अधिकार, उसको हटा करके, जो आर्टिकल 31 में था उसको हटा करके आर्टिकल 300 क में अब रखा गया है, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। इतना नोट कर लेना आप अपने नोट्स में। ठीक, फिर अब आता है आर्टिकल 12 पे बात करते हैं। ठीक, हमने बताया भाग 3 जो बताया था, भाग 3 बताया था ना, यहाँ भाग 3 है, यहाँ लिख लेना आप थोड़ा सा। ये देखो भाग 3 है ना, यहाँ लिख लो आपको थोड़ा सा। भाग 2 तक तो बता दिया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। ये लिखो भाग 3। क्या भाग, यहाँ से लिख दो, इसको लिखो भाग, बढ़िया समझो, बढ़िया से भाग 3। भाग 3 जो होता है किससे संबंधित होता है? मूल अधिकार से। क्या? मूल अधिकार लिखो, मूल अधिकार, मूल अधिकार, ये नहीं होगा भाई, गलत हो गया। ठीक है, मूल अधिकार, मूल अधिकार से संबंधित। ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित होता है, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आता है। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया, 12 से 35।
उत्तर बता दिया 11 तक। 12 से 35 अब समझना कि भाग 3 जो होता है मूल अधिकार से संबंधित होता है, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसमें आप समझना है कि मूल अधिकार जो पहले थे, पहले 7 प्रकार के थे, यहाँ लिख लेना, यहाँ लिखोगे पहले 7 प्रकार के FR फंडामेंटल राइट थे। ठीक है, राइट थे। अब 6 हैं। ठीक है, अब कितने हैं? 6 हैं। अब लिख लेना, अब पहले थे 7 प्रकार के थे, लेकिन अब क्या है? 6 प्रकार के हैं। वो 6 क्या हैं? यहाँ से बोल लेना, ये 6 हैं। ठीक, ये 6। ठीक, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, नोट्स में आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ कि लिखना कि संविधान में पहले 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट थे, मतलब मूल अधिकार थे, और अब 6 प्रकार के हैं जो निम्न है। तो यहाँ से लिख लेना निम्न: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, अब लिखना, अब देखो आर्टिकल 12 जो कहता है, अब आर्टिकल 12 ये राज्य की परिभाषा, 2 बार लिख दिया हूँ, गलत हो गया, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 जो होता है राज्य की परिभाषा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझ लेना कि राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल के तहत आती है, तो आर्टिकल 12 के तहत आती है। ठीक, आर्टिकल जो 13 आता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, जब कुछ जानना जरूरी है। आर्टिकल 13 जो होता है ये न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है, न्यायिक पुनरावलोकन आता है। ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित होता है। इसमें यह कहा गया, इसमें यह घोषणा की गई कि वे सभी विधियाँ, न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 13 जो होता है न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित होता है। इसमें यह कहा गया कि वे सभी विधियाँ जो मूल अधिकार से असंगत है या प्रतिकूल है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट हो गया ना, आर्टिकल 13 ये कहता है कि न्यायिक पुनरावलोकन, इसमें यह घोषणा किया गया कि वे सभी विधियाँ जो मूल अधिकार के असंगत हैं या प्रतिकूल हैं, ठीक है, वो असंगतता तक शून्य मानी जाएंगे। मतलब मान लो कोई नियम कानून बना, ठीक है, मान लो कोई नियम कानून बना, अब वो मूल अधिकार का हनन कर रही है, कुछ पार्ट उसका मूल अधिकार को हनन कर रहा है। ठीक, तो वो जितना हनन कर रहा है ना, उस पार्ट को शून्य मान लिया जाएगा। ठीक, और जितना लीगल होगा उसको लीगल मान लिया जाएगा। तो वही कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन होता है। ठीक है, तो इसमें यह घोषणा की गई कि वे सभी विधियां जो मूल अधिकार का हनन करेंगे या प्रतिकूल होंगे तो असंगतता तक शून्य माने जाएंगे। मतलब जितना असंगत होगा उसको जीरो कर दिया जाएगा। बस ये बात आप समझो। ठीक, आर्टिकल 12 हमने बताया राज्य को परिभाषित करता है। आर्टिकल 13 जो होता है न्यायिक पुनरावलोकन है। इसमें यह कहा गया कि वे सभी विधियां जो मूल अधिकार के असंगत होंगी या प्रतिकूल होंगी वो असंगतता तक शून्य होंगी। मतलब जितना असंगत होगा उतना शून्य हो जाएगा। मतलब कोई नियम कानून बना, अगर मान लो वो कुछ उसका पार्ट जो होता है मूल अधिकार को हनन कर रहा है, प्रभावित कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको शून्य मान लिया जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, जितना लीगल होगा उसको लीगल मान लिया जाएगा। ठीक है, अब आपका जो मेन बात आता है, मेन जो आता है अब ये आर्टिकल हमने बताया था 14 से 18 बताया था ना। अभी 14 से 18 समता का अधिकार क्या बताता है, अभी ऊपर बताया था पहला वाला है, ये पहला भाग चल रहा है मूल अधिकार का। समता का अधिकार क्या चल रहा है, समता का अधिकार, समता का, पेन थोड़ी सी गड़बड़ है, समझना। समता का अधिकार होता है आर्टिकल 14 से 18, 14 से 18। तो आर्टिकल 14 में देखिए समता का मतलब होता है, समता का मतलब समान अधिकार होगा, सभी पूरे भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार है। अब वो देखो आर्टिकल 14 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है, अर्थात राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून का प्रावधान करेगी। नहीं समझे? आर्टिकल 14 ये कहता है कि भारत में जितने भी नागरिक रहते हैं उनके लिए समान नियम कानून है। अगर आप मर्डर करेंगे तो आपके ऊपर मर्डर की केस लगेगी, आप जो कुछ भी करेंगे आपके ऊपर वो धारा लगेगी, चाहे आप डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़े आदमी हो, चाहे छोटा से छोटा आदमी हो, वो समान नियम कानून सभी पे लागू होगा। वो आर्टिकल 14 कहता है। समझ में आया? समान नियम कानून लगेगा। समता का अधिकार का मतलब ये कहता है भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष, मतलब नियम कानून के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है। सभी को समान अधिकार प्राप्त है, मतलब सभी के ऊपर समान नियम कानून लागू होंगे, चाहे वो कितना हो भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे कितना हो छोटा भी आदमी क्यों ना हो। ठीक, समझ में? आर्टिकल 14 हमने बता दिया ना कि भारत के सभी नागरिकों के साथ समान विधि लागू होगी। ठीक है, समान नियम कानून लागू होंगे।
तो वही आप पॉलिटी की भाषा में समझ लो कि भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष, विधि के मतलब नियम कानून के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है। समान अधिकार प्राप्त है मतलब, समान अधिकार प्राप्त है मतलब ये है कि आप अगर मर्डर करेंगे तो आपको मर्डर की केस आपके ऊपर लगेगी, चाहे आप छोटे हों चाहे बड़े हों, उसे कोई मतलब नहीं पड़ता। ठीक, वही अर्थात राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून का प्रावधान करेगा, सबके लिए समान नियम कानून है। समझ में आया? आर्टिकल 15 बोलता है, आर्टिकल 15 ये बोलता है किसी भी भारतीय नागरिक के साथ राज्य धर्म, राज्य जो होता है मतलब कहने का मतलब होता है, आर्टिकल 15 ये कहता है कि जो भारत का किसी भी कोई भी नागरिक हो, भारत का कोई भी नागरिक हो, उसके साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव किया जाता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। आर्टिकल 15 बोलता है, इसको आप नोट कर लेना, 4 बार पढ़ना। आर्टिकल 15 बोलता है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, उसके साथ राज्य जो है कि धर्म, जाति, लिंग और नस्ल भेद के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर उस पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर भेदभाव करता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। ठीक है। और आर्टिकल 16 जो कहता है भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति का अधिकार होगा। नहीं समझे? मतलब कोई भी नौकरी निकली तो उसमें भारत के सभी नागरिकों का समान अधिकार है। ठीक, ये कहने का मतलब होता है भारत के वे सभी नागरिक, भारत के वे सभी नागरिक, सभी नागरिक, ठीक है, मतलब किसी भी पद की नियुक्ति होती है तो उस पर समान अधिकार है, समान अधिकार है, सबको समान अधिकार है। ठीक है, तो वही कहता है समान अवसर उपलब्ध करने का अधिकार होगा। समझ में आ गया? मतलब हमने कहा कि कोई भी नौकरी आपको निकलती है तो भारत के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होगा उसको अप्लाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जो कुछ भी है। ठीक है, मतलब ऐसा समझना है कि नौकरी में समान अवसर सबको मिलेगा, ये आर्टिकल 16 बोलता है। ठीक है, आप पॉलिटी की भाषा में पढ़ लेना कि भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति है। ठीक, समान अवसर है सबको। आर्टिकल 17 जो होता है अपृष्यता का अंत, अपृष्यता का अंत हो गया। अपृष्यता का मतलब होता है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जो होता है ना, एक दूसरे छुआछूत करते हैं कि ये कास्ट है, वो कास्ट है, उसका पानी नहीं पियेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो वो उसका अंत कर दिया गया आर्टिकल 17। अगर कोई करता है वो तो दंडनीय अपराध है। ठीक है, किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। ठीक है, वो बात। आर्टिकल 18 जो होता है ये उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब होता है ना, उपाधियों का अंत समझ रहे हो? उपाधियों का अंत का मतलब होता है आप कहीं से उपाधि नहीं ले सकते। ठीक है, उपाधि का कोई स्पेशल उपाधि नहीं दी जा सकती, ये कहने का मतलब। देखो, उपाधियों का अंत का मतलब उपाधि नहीं आपको मिल सकती, ऐसा समझो। अब इसमें है क्या, भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। नहीं समझे? मतलब आप किसी अन्य देश में गए, आपको सम्मानित किया गया, उपाधि मिली आपको, ये वो, तो आप जो है कि राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश की किसी भी प्रकार की उपाधि को स्वीकार नहीं करेंगे। सिर्फ सेना को छोड़कर, सेना जो सम्मान होता है, सेना सम्मान होता है, उसको छोड़ करके, ठीक है, आप उपाधि नहीं ले सकते। तो आप सीधे सीधे मैं सरल भाषा में कह दूं तो फिर से आर्टिकल जो 14 होता है ये भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नियम कानून लागू करता है, कि भारत के सभी नागरिकों के साथ समान नियम कानून लागू होगा। ऐसे याद करना, ऐसे बोलेगा कि हाँ, भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नियम कानून लागू होते हैं। ठीक है, लागू होते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 14। और धर्म जाति मतलब राज्य, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, आर्टिकल 15 में आता है। ठीक है, और मतलब किसी पद पर नियुक्ति के लिए सबको समान अवसर है, ये आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 16 के तहत आता है। ठीक, आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत मतलब अस्पृश्यता का अंत होता है, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में आता है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, बस आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत के अलावा कुछ देगा ही नहीं पेपर में, सीधे बोलेगा उपाधियों का अंत किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 18 के तहत आता है। ठीक, समझ गए? इतना हो गया। अब आगे का हम कल करेंगे, जो 19 से 22 है ना, आर्टिकल 19 से 22 दूसरा भाग जो होता है ये वाक और अभिव्यक्ति का होता है ये। ठीक है, मूल अधिकार इसको बोलते हैं। ठीक है, सब मूल अधिकार हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब जितने हैं मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो आपको बात मैंने के लिए समता का अधिकार कर लिया। अब कल जो होगा 19 से 22 तक हम जो करेंगे स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्र है मूल अधिकार में, अब जो स्वतंत्र, स्वतंत्रता का अधिकार कल बात करेंगे। ठीक है, ये सब कल बात करते हैं, वीडियो यहीं रखते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे आप लोग तो थोड़ा सा मुझे
मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा सा मैं मेहनत करूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।